स्पेस कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट आपको आज बताऊंगा प्रॉपर्टी का टाइटल किन इंस्ट्रूमेंटों के द्वारा ट्रांसफर हो सकता है। वो है नंबर 1 सेल डीड, नंबर 2 गिफ्ट डीड, नंबर 3 रिलिंक्विशमेंट डीड, नंबर 4 रिलीज डीड, नंबर 5 एक्सचेंज डीड, नंबर 6 कन्वेंस डीड, नंबर 7 फैमिली सेटलमेंट डीड और नंबर 8 विल। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल डीड के बारे में। सेल डीड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिडरेशन प्राइस, यानी कि उस प्रॉपर्टी की कीमत जो हर शहर के एरिया की अलग अलग होती है और इसके अंदर आपको स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी होती है। स्टैंप ड्यूटी भी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो कोई मेल मेंबर प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसको तकरीबन 6% की स्टैंप ड्यूटी ओवरऑल कंसिडरेशन प्राइस पे सरकार को पे करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है और कोई मेल मेंबर प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसको तकरीबन 6% की स्टैंप ड्यूटी यानी कि 6 लाख रुपए सरकार को पे करने होंगे। अगर कोई फीमेल प्रॉपर्टी परचेज करती है तो उसको तकरीबन 4%, और अगर मेल फीमेल जॉइंटली प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उनको तकरीबन 4% की स्टैंप ड्यूटी सरकार को पे करनी होती है। इसके साथ साथ आपको 1% का रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करना होगा और इसमें साथ में 1000-2000 रुपए की एक नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस भी पे करनी होती है। सेल डीड का कॉन्सेप्ट दिया गया है सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर और इसका रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत होता है। सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, यानी कि अगर आप अपनी सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपकी सेल डीड नहीं मानी जाएगी। और सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है, जहां पे सब रजिस्ट्रार आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स वेरीफाई करते हैं और साथ में वो ये भी वेरीफाई करते हैं कि जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको पूरी पेमेंट मिली है या नहीं मिली है। इसके अंदर 2 कॉम्पिटेंट विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद सब लोगों के सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और फोटोग्राफी होती है और आखिर में सब रजिस्ट्रार खुद इसको वेरीफाई करके अटैच करते हैं और ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपकी सेल डीड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करवाने का एक और फायदा होता है कि अगर फ्यूचर में आपकी सेल डीड कहीं खो जाती है या गुम हो जाती है तो आप कंसर्न सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में एप्लीकेशन लगा के अपनी सेल डीड की ट्रू कॉपी कभी भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं गिफ्ट डीड के बारे में। गिफ्ट आप किसी भी प्रॉपर्टी की कर सकते हो जो आपकी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपने अपने फंड से खरीदी हो या वो सेल्फ एक्वायर्ड की कैटेगरी में आती हो। गिफ्ट आप अपनी इच्छा से वॉलंटरी प्यार मोहब्बत में, लव इफेक्शन में किसी को भी कर सकते हो, चाहे वो आपकी फैमिली का मेंबर हो, आपका यार दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो या कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। और गिफ्ट डीड के अंदर कोई भी कंसिडरेशन प्राइस नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर खरीद फरोख्त की कीमत नहीं होती है। गिफ्ट डीड के अंदर आपको सिर्फ स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। स्टैंप ड्यूटी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अगर आप किसी मेल मेंबर को प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हो तो आपको तकरीबन 6% की स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है सर्कल रेट के हिसाब से तो आपको 6% यानी कि 6 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी। इसके साथ साथ इसके अंदर 1% का रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करना होता है और साथ में 1000-2000 रुपए की एक नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। जिसको भी आप गिफ्ट करते हैं उसको डोनी कहते हैं, जो इंसान गिफ्ट करता है उसको डोनर कहते हैं। और इसके अंदर जिसको आप गिफ्ट करते हैं उसका एक्सेप्टेंस मैंडेटरी और कंपलसरी है। अगर वो आपका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपकी गिफ्ट डीड नहीं मानी जाएगी। गिफ्ट डीड का कॉन्सेप्ट दिया गया है सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर और इसका रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत होता है। गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी और मैंडेटरी है, यानी कि अगर आप अपनी गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आपकी गिफ्ट डीड नहीं मानी जाएगी। गिफ्ट डीड के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है, जहां पे कंसर्न सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। इसके अंदर 2 कॉम्पिटेंट विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद सब लोगों के सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और फोटोग्राफी होती है और आखिर में सब रजिस्ट्रार खुद इसको अटैच करते हैं और ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपकी गिफ्ट डीड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन करवाने का एक और फायदा होता है कि अगर फ्यूचर में आपकी गिफ्ट डीड कहीं गुम हो जाती है तो आप कंसर्न सब रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन लगा के अपनी गिफ्ट डीड की ट्रू कॉपी कभी भी निकलवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलिंक्विशमेंट डीड के बारे में। रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना या रिलिंक्विश कर देना और ये सिर्फ ब्लड रिलेशन में ही होता है, जैसे कि माँ बाप, बहन भाई। बाकायदा इसका एक चार्ट दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हो कि कौन कौन से लोग ब्लड रिलेशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। रिलिंक्विश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका लीगल शेयर उस प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी आपको आपके पेरेंट से मिली हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई 50 गज का प्लॉट है जिसमें 25% शेयर आपका है
और 25% शेयर आपके भाई का है। अब आपने वॉलंटरली अपनी इच्छा से सोचा है कि आप अपना हिस्सा अपने भाई को दोगे बिना किसी कंसिडरेशन प्राइस के, तो आप इसके अंदर रिलिंक्विशमेंट डीड कर सकते हो और इसके अंदर कोई स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं होता है। इसमें आपको 1000-2000 रुपए का सिर्फ नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस पे करनी होती है। रिलिंक्विशमेंट डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी और कंपलसरी है, यानी कि अगर आप अपनी रिलिंक्विशमेंट डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आपकी रिलिंक्विशमेंट डीड नहीं मानी जाएगी। रिलिंक्विशमेंट डीड के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है, जहां पे सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। इसके अंदर 2 कॉम्पिटेंट विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद सब लोगों के आईडी प्रूफ वेरीफाई होते हैं और साथ में थंब इंप्रेशन, फोटोग्राफी और सिग्नेचर होते हैं। और उसके बाद लास्ट में सब रजिस्ट्रार खुद इसको अटैच करते हैं। ये सारा काम होने के बाद आपकी रिलिंक्विशमेंट डीड का एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिलीज डीड के बारे में। अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं आई है, यानी कि उस प्रॉपर्टी को 2 या 2 से अधिक लोगों ने मिलकर परचेज किया है, या वो प्रॉपर्टी किसी और सोर्स से आई है जैसे कि गिफ्ट डीड, विल एक्सेट्रा, और ये 2 लोग कोई भी हो सकते हैं जैसे कि बहन भाई, माँ बाप, यार दोस्त या कोई और स्ट्रेंजर, और अब इसमें से एक को ओनर अपना शेयर दूसरे को ओनर को देना चाहता है, तो वो इसके अंदर रिलीज डीड का एग्जीक्यूशन कर सकता है। और इसके अंदर कोई स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक नॉमिनल फी पे करनी होती है जो तकरीबन 1000-2000 रुपए की होती है। रिलीज डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी और मैंडेटरी है, यानी कि अगर आप अपनी रिलीज डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपकी रिलीज डीड नहीं मानी जाएगी। और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है, जहां पे सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं और इसके अंदर 2 कॉम्पिटेंट विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद सब लोगों के आईडी प्रूफ वेरीफाई होते हैं और साथ में सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और फोटोग्राफी होती है, और लास्ट में सब रजिस्ट्रार खुद इसको अटैच करते हैं। और ये सारा काम होने के बाद आपकी रिलीज डीड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज डीड के बारे में। 2 लोगों के बीच में जब प्रॉपर्टी एक्सचेंज होती है तो उसके अंदर एक्सचेंज डीड बनती है, और स्टैम्प ड्यूटी के लिए इसके अंदर 2 चीज देखने वाली होती हैं। पहला कि अगर एक्सचेंज करने में पैसों का लेन देन नहीं हुआ है तो जिस प्रॉपर्टी की कीमत सर्कल रेट के हिसाब से ज्यादा होती है, हमें उसी हिसाब से ही स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, ना कि दोनों प्रॉपर्टी की कीमत को मिला के। नंबर 2, जहां पे एक्सचेंज करने में पैसों का लेन देन हुआ है उस केस में सर्कल रेट के हिसाब से जिस प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा होती है प्लस जितना एक्स्ट्रा अमाउंट दिया गया है उस सब को मिला के उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। एक्सचेंज डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी और मैंडेटरी है, यानी कि अगर आप अपनी एक्सचेंज डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपकी एक्सचेंज डीड नहीं मानी जाएगी। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है, जहां पे सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। इसके अंदर 2 कॉम्पिटेंट विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद सब लोगों के सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और फोटोग्राफी होती है, और उसके बाद आखिर में सब रजिस्ट्रार खुद इसको अटैच करते हैं। और ये सारा काम होने के बाद आपकी एक्सचेंज डीड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कन्वेंस डीड के बारे में। कन्वेंस डीड अपने आप में एक स्पेसिफिक डीड होती है और बाकी डीड्स को भी कन्वेंस डीड कहा जाता है। जब सरकार किसी इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी अलॉट करती है तो उसका अलॉटमेंट कन्वेंस डीड के द्वारा ही होता है। और सेल डीड और कन्वेंस डीड के अंदर मोटा डिफरेंस ये है कि सेल डीड के अंदर प्रॉपर्टी की कीमत उस एरिया के सर्कल रेट के हिसाब से होती है, जबकि कन्वेंस डीड के अंदर प्रॉपर्टी की कीमत उस एरिया के कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटीज के हिसाब से होती है, जो अक्सर सर्कल रेट के हिसाब से काफी कम होती है। और कन्वेंस डीड के अंदर स्टैम्प ड्यूटी भी उस गवर्नमेंट अथॉरिटी के हिसाब से पे करनी होती है, ना कि सर्कल रेट के हिसाब से। कन्वेंस डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी और मैंडेटरी है, यानी कि अगर आप अपनी कन्वेंस डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपकी कन्वेंस डीड नहीं मानी जाएगी। और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है, जहां पे सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी और पेमेंट्स की डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। और इसके अंदर 2 कॉम्पिटेंट विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद सब लोगों के फोटोग्राफी, थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर होते हैं, और लास्ट में सब रजिस्ट्रार खुद इसको अटैच करते हैं। ये सारा काम पूरा होने के बाद आपकी कन्वेंस डीड का एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं फैमिली सेटलमेंट डीड के बारे में। जब परिवारों के बीच में किसी भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन ओरल या वर्बल फॉर्म में होता है, यानी कि सब लोगों ने बातचीत करके प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर लिया है
और उस पार्टीशन को जब हम राइटिंग की फॉर्म में लेट डाउन करते हैं तो इसको कहते हैं फैमिली सेटलमेंट डीड। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। तो अगर आपके घर में कोई भी ओरल पार्टीशन हुआ है तो उसको आप राइटिंग की फॉर्म में जरूर करवा लें। और इसके रजिस्ट्रेशन के अंदर दो चीजें देखने वाली होती हैं कि अगर प्रॉपर्टी के पार्टीशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, यानी कि पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी और मैंडेटरी नहीं है। और अगर पार्टीशन में कोई भी चेंज आया है, यानी कि पोजीशन में कोई भी अदला बदली हुई है, तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी और कंपलसरी है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है, जहां पे आपको स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी होती है। स्टैंप ड्यूटी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो इसमें तकरीबन आपको 2% की स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी सर्कल रेट के हिसाब से, साथ में 1% का रजिस्ट्रेशन चार्जेस और 1000-2000 रुपए की एक नॉमिनल प्रोसेसिंग फी भी पे करनी होती है। और उसके बाद सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। इसके अंदर 2 कॉम्पिटेंट विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद सब लोगों के आईडी प्रूफ वेरीफाई होंगे, साथ में सबके सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और फोटोग्राफी भी होती है। और लास्ट में सब रजिस्ट्रार खुद इसको अटैच करते हैं। और ये सारा काम होने के बाद आपकी फैमिली सेटलमेंट डीड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि विल के द्वारा प्रॉपर्टी किस तरह ट्रांसफर की जाती है। उसके ऊपर बाकायदा हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। किसी भी डीड को ड्राफ्ट करने के लिए आप एक एडवोकेट हायर कर सकते हैं, जो आपके बिहाफ पे सारी लीगलिटीज चेक करके आपकी डीड तैयार कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि प्रॉपर्टी का टाइटल किस तरह ट्रांसफर हो सकता है। और किसी भी लीगल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040, या आप हमारी वेबसाइट पेसलीगलकंसल्टेंट्स.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं या कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज और ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।